नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म एंड ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे पूर्व की जो वीडियोस है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी और इसके साथ ही हमने इसके जो बेसिक वैल्यूज़ है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के उसके बारे में देखा। लेकिन इस वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरी की जो ड्रॉबैक्स है, क्या उसके अंदर कमियां रही, जिसको लेकर किन्स जैसे अर्थशास्त्री ने एक क्लासिकल अर्थशास्त्री होने के नाते भी वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के विपरीत हो गया। तो देखिए, क्लासिकल थ्योरी जिसके बारे में हम जानते हैं कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन से शुरू होकर जो 1930 तक पूरे विश्व में छाई रही, जिसकी मूल मान्यता यदि हम कहें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पूरे विश्व को निश्चिंत करता है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार बना रहता है। रोजगार किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य दशा है, इसलिए पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती रहती है। तो बस पूर्ति करते जाइए और मांग उत्पन्न होती जाएगी, सारा का सारा माल बिकता जाएगा, और प्रोडक्शन की संभावना नहीं होगी और अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने या क्लासिकल मॉडल ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निश्चिंत बनाए रखा। लेकिन 1930 के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि विश्व के बड़े बड़े आर्थिक नेताओं, लीडर्स या इकोनॉमिस्ट की जो है माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ पड़ी, क्योंकि 1930 में पूरे विश्व में तीसा की मंदी आई और इस डिप्रेशन में बड़ी मात्रा में ओवर प्रोडक्शन हुआ, माल बिकना बंद हो गया और पूरे विश्व में बेरोजगारी फैल गई और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की वह विचारधारा धराशायी हो गई। और इसी पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ही अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.एम. मेनार्ड किन्स ने पुनः अर्थशास्त्र को विचारना शुरू किया और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की कमियों पर ध्यान डाला। और उन्होंने 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम से एक महान ग्रंथ रच दिया, जिसमें किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, कैसे अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाला जा सकता है, इसकी ऐसे उपाय सुझाए कि अमेरिका के रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपति ने रूजवेल्ट नीति अपनाकर इसे अडॉप्ट किया। तो यहाँ हम बात करेंगे कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में किन्स ने क्लासिकल थ्योरी पर क्या आपत्तियाँ जताई है। तो देखिए, पहला मैं इसमें करने जा रहा हूँ से का बाजार नियम, यानी पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। इसको दोषपूर्ण माना गया, जिसका परिणाम 1929-30 में आ चुका था। पूर्ति ने अपनी मांग उत्पन्न करनी बंद कर दी और ओवर प्रोडक्शन हो गया। और किन्स ने इस डेफिनेशन को उल्टा कर दिया कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति उत्पन्न कर लेती। इसके साथ अगला है मजदूरी दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार बेरोजगारी नाम की कोई समस्या नहीं है। यदि किसी कारण बेरोजगारी आ भी जाए तो मजदूरी दरों को कम करके मजदूरी कम हो जाएगी। जब मजदूर सस्ते हो जाएंगे तो
मजदूरों की मांग बढ़ जाएगी और स्वतः बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन किन्स ने इसे गलत साबित किया कि जैसे हम मजदूरी दरों में कटौती करते हैं तो मजदूरों की आय कम हो जाएगी। जब मजदूर की आय कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम हो जाएगी। जब समग्र मांग कम हो जाएगी तो पुनः जो है ओवर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और बेरोजगारी बढ़ने की और संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद है पूर्ण रोजगार और संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। जहां एडम स्मिथ जैसे, डेविड रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को निर्बाध रूप से चलना जरूरी है, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सरकार एक पहरेदार की तरह कार्य करे, एक आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कोई लेना देना, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन किन्स कहता है कि सरकार की अनदेखी के कारण ही 1930 की तीसा की मंदी आई। अतः ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का सहारा लेकर अर्थव्यवस्था को संतुलित करना चाहिए। इसलिए सरकार का इंटरफेरेंस बहुत आवश्यक है। फिर है बचत व विनियोग में, या व्यय आना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा, बचत व विनियोग में संतुलन ब्याज दर से नहीं होकर आय के स्तर से होता है। मतलब जहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ब्याज दर का निर्धारण बचत व निवेश के समय बिंदु पर करते हैं, लेकिन किन्स ने इसको आय स्तर से संबंधित किया है। उसने कहा जो बचत है वो ब्याज दर से संबंधित नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि एक व्यक्ति ब्याज की दर बढ़ने पर बचत नहीं करता, एक व्यक्ति के पास जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं है, बहुत कम है, तो वो ब्याज दर को देखकर बैंकों में पैसा जमा नहीं करवा सकता, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करना है, उसका आय स्तर बहुत कम है। लेकिन यदि उसका आय स्तर बढ़ जाता है, उसका इनकम लेवल बढ़ जाता है, उसके आय के जरिए बढ़ जाते हैं, तो वो कम ब्याज दर पर भी जो एक्सेस उसके पास इनकम है उसको बैंकों में रखेगा या बचत के रूप में उसको रखना शुरू कर देगा। इस प्रकार बचत जो है वो ब्याज दर का फलन न होकर वो आय स्तर का फलन होती है। अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक और मिथ्या धारणा है। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, या हम कहें ऑटोनॉमस प्राइस सिस्टम, ये एक काल्पनिक धारणा है जिसके आधार पर ही क्लासिकल थ्योरी टिकी हुई थी। और क्लासिकल थ्योरी का जो आधार है वो भी एक अपने आप में काल्पनिक है, तो फिर क्लासिकल थ्योरी का टिकना ही मुश्किल था। अगला है पूर्ण रोजगार किसी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं होती, अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन भी हो सकता है। मतलब इकोनॉमी के अंदर यहाँ हम बात करते हैं कि जहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार बना रहता है और अर्थव्यवस्था का संतुलन पूर्ण रोजगार पर होता है। लेकिन किन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार संतुलन में भी हो सकती है, बेरोजगारी की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन हो सकता है, जिसे उसने आगे समझाया है। हम इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद आता है एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जो है वो एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। यानी हर चीज़ की समस्या का समाधान जो है वो लॉन्ग टर्म को लेके चलता है, लंबे समय को लेके चलता है कि आगे लंबे समय में जाकर इसका स्वतः समाधान हो जाएगा। लेकिन यह व्यवहारिक जीवन में इसका महत्व नहीं है, क्योंकि किन्स कहता है कि दीर्घ काल में हम सब मर जाएंगे। किसी भी समस्या का समाधान हमें तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। मतलब अल्पकाल को उसने महत्व दिया है कि हर समस्या का समाधान अल्प से अल्प समय में हो जाना चाहिए। उसके बाद है जहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है, लेकिन किन्स कहते हैं मुद्रा केवल विनिमय का कार्य ही नहीं करती, बल्कि मुद्रा संचय का कार्य भी करती है। मुद्रा को हम बचा के भी रख सकते हैं, मुद्रा वैल्यू एडिशन का काम करती है। आज बड़ी मात्रा में लोग मुद्रा को सेव करते हैं बैंकों में, अपने आप को जो है उसकी जो सेविंग है वो उसका एक तरह से मूल्य संचयन है, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि है। तो मुद्रा मूल्य संचय का कार्य भी करती है, जिसे क्लासिकल इकोनॉमी ने नकारा था। उन्होंने कहा कि मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है, मुद्रा को बचा कर रखना बेकार है। इसीलिए जब लोग सारी की सारी मुद्रा को खर्च कर देंगे तो समग्र मांग अपने आप बढ़ती जाएगी, पूर्ति के बराबर रहेगी और पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेगी, जो कि अनावश्यक माना गया है। अगला है कि वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र का विभाजन
जो क्लासिकल थ्योरी में किया गया, जब क्लासिकल के आप मॉडल्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक वास्तविक क्षेत्र है, एक मौद्रिक क्षेत्र है। एक वास्तविक क्षेत्र का संतुलन है, दूसरा मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन है, फिर दोनों को का समायोजन किया गया है। लेकिन केन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र का विभाजन करना बहुत मुश्किल है। ये इतने घनिष्ठ हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता या इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार से ये कुछ जो कमियां हैं जो केन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स में निकाली, और उन्हीं के आधार पर उसने अपनी थ्योरी जो है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दी है। और एक मंदी से किस प्रकार से किसी अर्थव्यवस्था को कैसे निकाला जा सकता है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका उसने उपाय बताया है। और उसका केंद्र बिंदु प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड को माना है कि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके ही हम बेकारी या मंदी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसीलिए केन्स को मंदी का अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। धन्यवाद।